आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21। आज हम आपको गणित में साझा टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में साझा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो हम यह जानने का सबसे पहले प्रयास करेंगे कि साझा क्या है। साझा दो या दो से अधिक व्यक्ति पूंजी लगा करके या धन का निवेश करके जब किसी धंधा या व्यवसाय को शुरू करते हैं या करते हैं तो यह उनका किया गया कार्य ही जो है साझा या साझेदारी कहलाता है। जैसा आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के बीच कोई पार्टनरशिप ही नहीं हो सकती, कोई साझा नहीं हो सकता। साझा करने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, चाहे कम से कम दो व्यक्ति आवश्यक हैं। इसके अलावा 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पूंजी का निवेश करके यानी पूंजी को लगा करके किसी धंधा या व्यवसाय को शुरू करते हैं तो यही कार्य जो होता है उनके द्वारा किया गया यह कार्य जो होता है यही आपका साझा या साझेदारी कहलाता है। लेकिन साझेदार कौन होता है? तो इस कार्य यानी जैसे पार्टनरशिप में भाग लेने वाला यानी जैसे पार्टनरशिप में भाग लेने वाले व्यक्ति को साझेदार बोला जाता है कि यह साझेदार है। इस व्यवसाय में 2 लोग साझेदार हैं, इस व्यवसाय में 3 लोग साझेदार हैं। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि वास्तव में साझा है क्या। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब पूंजी को लगा करके किसी धंधा या व्यवसाय को शुरू करते हैं तो यह कार्य ही जो है साझा या साझेदारी कहलाता है। और इनमें पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें जो है जानना है कि वास्तव में साझा कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जो साझा होता है ना वो ये साझा प्रायः 2 प्रकार का होता है। तो हम जो है इस पूरी वीडियो को 2 भाग में बांट के पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले साधारण देखिए इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले जो है साझा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद साझा के साधारण प्रश्नों पे बात करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम आपको साझा से संबंधित जटिल प्रश्नों पे बात करने वाले हैं। तो यह साझा 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण साझा और दूसरा होता है आपका जटिल साझा। ठीक है, साधारण साझा और जटिल साझा, साझा नहीं होगा साझा, सॉरी। ठीक है, तो साधारण साझा क्या है, जटिल साझा क्या है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो साधारण साझा होता है ना, इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टनर होते हैं या जितने भी साझेदार होते हैं सभी पूंजी को लगाते हैं। सबकी पूंजी अलग अलग समय के लिए अलग अलग होती है, सबकी पूंजी अलग अलग होगी, बट यहाँ सभी समान समय के लिए पूंजी को निवेश करते हैं। तो ऐसा धंधा या व्यवसाय, ऐसा साझा जिसमें जो है क्या हो कि पूंजी तो सभी साझेदार अलग अलग लगाएं बट सभी समान समय के लिए लगाते हैं। अब जैसे इस चीज़ को समझना है तो मान लीजिए कि राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, एक राम है मान लीजिए और एक श्याम है। ये 2 मान लीजिए साझेदार है। इसने जो है 5,000 रुपये की पूंजी लगाई धंधे में और अगला व्यक्ति जो है श्याम 8,000 रुपये की पूंजी लगाया। इन दोनों ने क्या किया, पूंजी को लगा करके कोई व्यवसाय शुरू किया। लेकिन इन दोनों ने जो पूंजी का निवेश किया है वो एक फिक्स समय है, वो निवेश इनका 1 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पे क्या होता है कि साधारण साझा में समय जो होता है ना, समय समान होता है, यानी सभी समान समय के लिए अपनी पूंजी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति 6 माह के लिए लगा दे, एक व्यक्ति 15 माह के लिए लगा दे, एक व्यक्ति 5 वर्ष, ऐसा नहीं। साधारण साझा में प्रायः जो है क्या होता है कि सभी व्यक्ति समान समय के लिए पूंजी का निवेश करते हैं। ये बात समझ में। जटिल साझा में क्या होता है कि जटिल साझा में जो होता है व्यक्ति पूंजी भी अलग अलग लगाते हैं और उनका समय भी अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर यही होता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सभी का, अब यहाँ पे पूंजी देखिए, राम की पूंजी क्या है तो 5,000 है, लेकिन इसके द्वारा जो समय है, आप ध्यान दें यहाँ पे, अब इस चीज़ को ऐसे देखा जाए। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं समय की।
तो यहाँ जैसे ही समय लेंगे तो यहाँ भी राम की भी पूंजी 1 वर्ष के लिए लगी है, और यहाँ भी समय की भी बात करेंगे तो श्याम की भी पूंजी 1 वर्ष के लिए लगी है। तो दोनों का समय समान है, यहाँ पे पूंजी देख रहे हैं अलग अलग है। तो जो इनके जब ये आपस में मिल करके कोई धंधा करेंगे तो धंधे में जो लाभ होगा तो वो लाभ से संबंधित बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस इतना आपको जानना है कि साधारण साझा में सभी लोग जो पूंजी का निवेश करते हैं, जो साझेदार पूंजी लगाते हैं, वो सभी समान समय के लिए लगाते हैं, अलग अलग समय के लिए नहीं लगाते। और अगर यही जटिल साझा हो तो जटिल साझा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जटिल साझा को समझना है तो यहाँ चलिए राम ले लीजिए और यहाँ श्याम ले लीजिए। यहाँ पे राम ने जो है मान लीजिए 5,000 रुपये की पूंजी लगाई धंधे में और इसने 7,000 रुपये की पूंजी लगाई, और इन्होंने समय जो है इन्होंने पूंजी अपनी जो लगाई वो 2 वर्ष के लिए लगाई, और श्याम ने अपनी पूंजी जो लगाई वो धंधे में बोला कि मैं 7,000 रुपया दूंगा और 3 वर्ष के लिए दूंगा, और ये बोला नहीं और मैं 5,000 रुपया दूंगा लेकिन मेरी पूंजी 2 वर्ष के लिए लगी रहेगी। तो ये दोनों आपस में मिल करके एक ही समय धंधा शुरू करते हैं, मतलब राम और श्याम आपस में साझेदारी करके एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। राम प्रारंभ में 5,000 की पूंजी लगाता है, श्याम प्रारंभ में 7,000 की पूंजी लगाता है। राम पूंजी 2 वर्ष के लिए लगाता है, श्याम पूंजी 3 वर्ष के लिए लगाता है, और इनके व्यवसाय के अंत में इनके द्वारा जो लाभ होगा उसको इनमें वितरित किया जाता है। कहने का मतलब जब आप देख रहे हैं पूंजी भी अलग हो और समय भी अलग हो, यहाँ देख रहे हैं पूंजी अलग समय भी अलग, तो इस तरीके के साझा को हम लोग जटिल साझा कहते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो साधारण साझा पे बात करेंगे, और सबसे पहले साझा के कॉन्सेप्ट को भी समझना है कि वास्तव में आखिरकार साझा में साझे के द्वारा जब कोई व्यवसाय होता है तो इसमें क्या होता है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। साझा 2 प्रकार का होगा, एक साधारण साझा, एक जटिल साझा। साधारण साझा में समान समय के लिए सभी पूंजी लगाते हैं, पूंजी के लगे रहने का समय समान होता है। यहाँ पूंजी के लगे रहने का पूंजी भी अलग अलग होती है और समय भी अलग अलग। अब जरा यहाँ पे बात कर लो, कोई भी अगर आप व्यवसाय करेंगे, जैसे आप कोई भी व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय करेंगे तो उसमें देखते हैं आप सबसे पहले पूंजी की ज़रूरत होती है। तो देखिए इस सवाल में, इस पूरे टॉपिक में एक पूंजी होगा, एक जो है पूंजी के लगे रहने का समय होगा, और एक जो है बाद में कोई भी व्यक्ति धंधा या व्यवसाय करता है तो वो लाभ के लिए करता है। अगर व्यक्ति को लाभ नहीं होगा तो कोई व्यक्ति धंधा नहीं करेगा। तो ये पूरी टॉपिक इन 3 शब्दों पे, इन 3 वर्डों पे घूमने वाली है, एक तो पूंजी पे, एक समय पे और एक लाभ पे। तो अब हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना होगा कि आखिरकार इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। तो चलिए देखिए, जब बात की जाती है लाभ की, लाभ देखिए जब लाभ को देखा गया, अब आप प्रैक्टिकली आप देखो कि लाभ का पूंजी के साथ डायरेक्ट संबंध है। मतलब आप किसी भी व्यवसाय में जितना ज़्यादा पूंजी लगाएं उतना ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। यानी जैसे आपने 2 व्यक्तियों ने मिलकर के धंधा को शुरू किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है। राम ने पूंजी लगाई 5,000 रुपये, श्याम ने लगाई 7,000 रुपये, और लेकिन दोनों ने समान समय के लिए लगाया। यहाँ समय समान है 1 वर्ष। तो यदि समय को जो है नियत कर दिया जाए, यदि समय क्या हो, समान हो, यदि आप समय को नियत कर देते हैं, यदि समय समान हो, अगर समान समय के लिए, एक ही समय के लिए जिसकी पूंजी ज़्यादा लगेगी उसको ज़्यादा लाभ दिया जाएगा, जिसकी पूंजी कम होगी उसको कम लाभ दिया जाएगा। तो यह प्रैक्टिकली देखा गया। जैसे राम ने 5,000 लगाया, श्याम ने 7,000 लगाया, दोनों 1 वर्ष के लिए लगाए हैं, दोनों का समय समान है। तो ऐसे हालात में जो है जिसकी पूंजी ज़्यादा होगी उसको लाभ ज़्यादा दिया जाएगा। धंधे का कुछ नियम ही अलग है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप पूंजी कम लगाओ और आपको लाभ ज़्यादा दिया जाएगा, और जो ज़्यादा पूंजी लगाए उससे कम दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा जो, तो यहाँ पे देखा गया कि जो है लाभ का पूंजी के साथ डायरेक्ट संबंध है। जितना ज़्यादा पूंजी लगाएंगे लाभ उतना ही ज़्यादा दिया जाएगा, बशर्ते यहाँ एक कंडीशन होता है, वो क्या होता है, समय आपका नियत रहे। दूसरी चीज़, लाभ का जो संबंध देखा गया वो समय के साथ भी देखा गया कि भाई जो आदमी ज़्यादा समय के लिए पूंजी का निवेश करता है वो उतना ही ज़्यादा लाभ पाता है। यानी आप जैसे देख लो, यहाँ पर पूंजी समान होनी चाहिए, यानी यहाँ आप पूंजी को समान कर दो। जैसे यहाँ अगर दोनों ने बराबर बराबर पैसा लगाया, जैसे राम ने 5,000 लगाया और श्याम ने भी यहाँ 5,000 लगाया, लेकिन आप देखो कि यहाँ राम ने 1 वर्ष के लिए पैसा दिया है और श्याम ने 2 वर्ष के लिए दिया है। तो बताइए, दोनों ने तो समान पूंजी लगाई यहाँ पे, लेकिन किसका पैसा ज़्यादा समय के लिए लगा है, श्याम का। तो इसका मतलब कि लाभ भी
किसको ज़्यादा दिया जाएगा? श्याम को दिया जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा लाभ जो होने वाला है वो श्याम को होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पूंजी समान होती है तो जिसकी पूंजी ज़्यादा समय के लिए लगती है उसको ज़्यादा लाभ दिया जाता है, कम समय के लिए लगी तो कम लाभ। तो यहाँ भी लाभ का समय के साथ डायरेक्ट संबंध है, यहाँ भी लाभ का पूंजी के साथ डायरेक्ट संबंध है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो एक इक्वेशन बन के आता है, वो ये आता है कि लाभ बराबर क्या आ रहा है आपका? पूंजी और गुणे समय। तो यहाँ पर देखो आपका एक जो है फार्मूला तैयार हो गया, वो यही तैयार हो गया कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। यानी देखिए जो लाभ है ना, वो लाभ जो है ना वो पूंजी एवं समय के गुणनफल के बराबर है। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा पूंजी भी लगाएगा और ज़्यादा पूंजी भी लगा रहा है और ज़्यादा समय भी दे रहा है तो उस व्यक्ति को लाभ ज़्यादा दिया जाएगा। और जो व्यक्ति पूंजी भी कम लगाए, समय भी कम लगाए तो लाभ। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया कि वास्तव में जो है लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे समय। तो यहाँ से आप पार्टनर सीपी की जड़ तक पहुँचने का काम किए कि वास्तव में ये तीन कारक हैं, एक आपकी पूंजी है, एक आपका लाभ है, एक आपका समय है। इनमें क्या रिलेशन है? तो इस संबंध को आप जान गए कि जो लाभ व्यवसाय में होगा वह पूंजी एवं पूंजी गुणे समय। यानी ये हमेशा आप निकाल चुके हैं कि पूंजी गुणे समय मतलब ज़्यादा पूंजी ज़्यादा लाभ, ज़्यादा समय ज़्यादा लाभ। तो पूंजी एवं समय का गुणनफल ही लाभ है। एक चीज़ क्लियर हो। अब यहाँ से मान लीजिए कि अगर आपको पूंजी बताना हो तो पूंजी जो होगी वो क्या होगी? तो पूंजी जो होगी वो लाभ बटा समय हो जाएगी। ध्यान देंगे आप, क्योंकि जब लाभ बराबर पूंजी गुणे समय है तो जब पूंजी निकालेंगे तो लाभ बटा समय। अब एक सूत्र यहाँ से एक फार्मूला ये बना, ये मान लो सेकंड है। और तीसरा क्या बनेगा? फिर तीसरा अगर मान लीजिए समय को बताना हो तो समय क्या होता है? समय जो होता है ना वो लाभ बटा पूंजी होता है। यानी जो समय मालूम करना हो तो अगर लाभ में पूंजी से भाग दे देंगे तो समय मालूम हो जाएगा। पूंजी ज्ञात करना है तो लाभ में समय से भाग देंगे तो पूंजी मालूम हो जाएगा। अगर लाभ मालूम करना है तो पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर क्या हो गया? पूंजी गुणे समय। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट जो है सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं और साधारण साझाते। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम बात करते हैं जो है प्रश्न संख्या 1 पर बात कर लेते हैं। या प्रश्न संख्या 1 पे बात करने से पहले चलिए थोड़ा सा यहाँ ये चीज़ जरा समझ लो आप। जैसे ये कह रहा है कि यदि ए व बी दो साझेदार हैं, ठीक है, कह रहा है कि ए व बी दो साझेदार हैं और दोनों एक निश्चित समय के लिए 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? अक्सर करके यही प्रतियोगी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि ए और बी दो साझेदार हैं तो जो दोनों साझेदार होंगे उसको लिख देंगे, एक ए है एक बी है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक निश्चित समय के लिए, यानी दोनों की पूंजी समान समय के लिए लग रही है लेकिन पूंजी का अनुपात, तो यहाँ आपको जो दिया है वो क्या दिया है? पूंजी का अनुपात। तो यहाँ पे पूंजी का अनुपात जो ए व बी की जो पूंजी लगी है उसका अनुपात क्या है? 5:4। तो आपसे पूछ रहा है कि उनके लाभ का अनुपात बताओ। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? लाभों का अनुपात। यही आपको जो है क्वेश्चन मार्क है, इसी को बताना है। तो ये कैसे बताएंगे? तो एक चीज ध्यान देना। और एक चीज क्या है कि इनकी पूंजी जो है निश्चित समय के लिए, यहाँ पे समय क्या है? निश्चित है। यानी दोनों का समय फिक्स है। अगर दोनों की पूंजी 5-5 साल के लिए लगी है तो ए की भी पूंजी 5 साल के लिए होगी और बी की, यानी समय दोनों का नियत है। तो अब जरा ध्यान देना है आप। जैसे ए का देखो पूंजी का अनुपात 5:4 है तो लाभ का अनुपात। तो अब ही मैंने आपसे बात किया कि वास्तव में जरा ध्यान देना मेरे भाई कि अभी मैंने जो आपसे चर्चा की वो लाभ, देखिए लाभ का अनुपात बताना है तो हमें लाभ से मतलब है। तो लाभ बराबर अभी आपने देखा वो प्रूफ किया कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है। यहाँ समय नियत है तो लाभ का संबंध किससे हो गया? लाभ का डायरेक्ट संबंध पूंजी से है। मैंने पहले ही चर्चा किया था कि लाभ का संबंध डायरेक्ट पूंजी से होता है। जो ज़्यादा पूंजी लगाएगा उसको ज़्यादा लाभ दिया जाएगा, जो कम पूंजी लगाएगा कम लाभ दिया जाएगा। तो इसका मतलब लाभ एवं पूंजी के बीच सीधा समान अनुपात होता है, यानी दोनों के बीच पूंजी का अनुपात 5:4 है। तो समय नियत होने पर, नियत समय होने पर लाभों का अनुपात क्या होगा? 5:4 ही होगा, यानी वही अनुपात होगा। यानी जिसकी पूंजी ज़्यादा लगी है उसको ज़्यादा लाभ दिया जाएगा, जिसकी पूंजी कम है। तो देखो जब समय नियत होता है, जब
जब साधारण साझा होता है तो जहाँ पे समय नियत होता है, तो ऐसे हालात में जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है, क्योंकि पूंजी का लाभ के साथ डायरेक्ट संबंध, पूंजी ही लाभ है, लाभ ही पूंजी है। बात समझ में आ गई। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब कभी आपको ऐसा आ जाए, अब अभी इस पे और दे देता है कि मान लीजिए दे दे कि ए और बी और सी 3 साझेदार हैं और इनकी पूंजी का जो अनुपात है वो उनकी पूंजी 1:2:3 के अनुपात में लगी है और सभी पूंजी अपनी समान समय के लिए लगाते हैं। यहाँ दे दे समान समय, तो इनके लाभों का अनुपात क्या होगा बताइए। तो अगर ए बी सी की पूंजी का अनुपात 1:2:3 है और समान समय के लिए सबने पूंजी लगाई है, तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा, यानी लाभ का अनुपात भी 1:2:3 ही होगा। पूंजी ही लाभ है, लेकिन कब, जब समान समय के लिए रहेगा, तब एक नियत समय के लिए सभी पूंजी का निवेश करेंगे, तब तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई आपको। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, यानी यहाँ पर आपने देखा कि अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ ए व बी की पूंजी का अनुपात जो है, ए व बी की पूंजी का अनुपात क्या दिया है, यानी पूंजी का जो अनुपात है वो कितना है, 5:4 है। तो लाभ का भी अनुपात ए व बी का 5:4 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम नियत है, टाइम फिक्स है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है, ये तो साधारण साझा संबंधी था। अब आगे थोड़ा सा देखिए, बहुत अच्छा, जो अक्सर यही पूछा गया है कई बार प्रतियोगी परीक्षा में, कहता है ए बी सी के एक व्यापार में निवेश के समय का अनुपात। ध्यान देंगे 3 साझेदार हैं, यहाँ पे 3 निवेश करने वाले लोग हैं, यानी 3 साझेदार, एक ए है, एक बी है, एक सी है। कहता है कि ए बी सी के एक व्यापार में निवेश के समय का अनुपात 2:3:6 है। यानी यहाँ आपको क्या दिया है मेरे भाई, समय का अनुपात, यानी जो तीनों ने जो पूंजी लगाई है उनके समय का क्या अनुपात है वो दे रखा है। तो कह रहा है कि वो जो है ना 2:3:6 के अनुपात में पूंजी लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन किसकी पूंजी देखा जाए तो ज़्यादा समय के लिए लगी, ए की कि बी की कि सी की। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा समय सी की पूंजी लगी है। कारण क्या है कि इसका रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, तथा उनके कुल लाभों का अनुपात 4:5:6 है। तो आपसे पूंजी का अनुपात पूछ रहा है। तो अब इसके बाद क्या दिया, समय के अनुपात के बाद इन तीनों के लाभों का अनुपात दिया गया है। ये तीनों के लाभों का अनुपात क्या दिया गया है, 4:5:6 दिया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो भाई जब समय का अनुपात दे दिया, लाभ का अनुपात दे दिया, तो आपसे कह रहा है आखिरकार इनकी पूंजी का अनुपात बताओ, इनकी पूंजी के क्या अनुपात होंगे, यही आपसे पूछा है। तो मेरे भाई ये बहुत आसान है, अभी आपको इसी पे बातें हो रही थी। यहाँ देखिए समय भी अलग अलग है, देखिए पूंजी के लगे रहने का समय भी अलग है और लाभ भी अलग अलग मिल रहा है, तो इसका मतलब पूंजी भी अलग हुई। तो यह साधारण साझा संबंधित अनुपात का क्वेश्चन नहीं है, यह जटिल साझा संबंधित क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, आप एक चीज़ अभी आपसे बात हुई कि पहला जो फार्मूला कि जो लाभ का सीधा संबंध होता है पूंजी गुणे समय से, किसी भी व्यवसाय में लाभ का सीधा संबंध पूंजी और समय से होता है। यही मेन फार्मूला है, इसकी उत्पत्ति आप समझ चुके हैं। अब आपको देखिए, आपको पूंजी बताना है, तो पूंजी क्या होगा, तो पूंजी बराबर आप देख रहे हैं कि लाभ अब बटा के समय हो जाएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ जो पूंजी का अब बस लग गया। अब यहाँ देखिए ए बी सी के लाभ का अनुपात लिख देना, ए का लाभ यानी ए का लाभ बटा ए का समय, बी का लाभ बटा बी का समय, सी का लाभ बटा सी का। तो इसी ट्रिक का प्रयोग करते हुए आप लगा लेंगे। तो बस कुछ नहीं, पूंजी का अनुपात जो होगा वो लाभ बटा समय होगा। तो लाभ क्या है, ए का लाभ 4 मान लीजिए कि ए का लाभ 4 है, ये 4 रुपया है, 5 रुपया है, 6 रुपया है, ये 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है, तो अगर ए का लाभ 4 है और इसके द्वारा लिया गया समय क्या है, तो पूंजी बराबर लाभ बटा समय। तो लाभ 4 समय 2, फिर संबंधी कर दो आप। ये लाभ क्या ले रहा है 5 और समय क्या दे रहा है 3, और ये क्या लाभ ले रहा है 6/6। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई, ये बात बहुत क्लियर हो गई आपकी। तो बस ये लगा लीजिए यहाँ से। अब ये पूंजी का अनुपात हो जाएगा, देखो 2 दूना 4, 6 से 6 कट गया 1, तो यहाँ 2 आ गया, रेशियो 5/3 आ गया, और 1 ये तिरिया गुणा करेंगे, जैसे इसका 2 में 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 5 रहेगा ही, और 3 इकाई 3, यानी सभी के बटा में 3 आएगा। तो अनुपात में जो चीज़ सबके बटा में 3 रहती है वो लैप्स कर दी जाती है। तो इसको लैप्स कर दें आप डायरेक्ट,
तो इसका यही आंसर आ गया कि अगर समय का अनुपात ये है, लाभ का अनुपात ये है, तो पूंजी का अनुपात 6:5:3 होगा, यानी बी वाला आंसर सही है आपका। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं, अगर समय का अनुपात दिया गया है, लाभ का अनुपात दिया गया है, तो पूंजी का अनुपात निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? बस कुछ नहीं है, लाभ बटा समय, लाभ बटा समय, लाभ बटा समय। ए का लाभ बटा समय, बी का लाभ बटा समय, सी का लाभ बटा समय। ठीक है, अब समझ चुके होंगे आप अच्छे से। अब अगला, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ। अब देखिए, ए बी सी अपनी पूंजी का निवेश 3:5:9 के अनुपात में करते हैं। देखो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी हैं, ये अपनी पूंजी का निवेश 3:5:9 के अनुपात में करते हैं। क्रमशः 2:3:1 एक समय के लिए निवेश करते हैं, मतलब समय का अनुपात ये है और साथ में पूंजी का अनुपात ये है, तो लाभ का अनुपात पूछ रहे हैं, तो एकदम आसान कर दिया। चूंकि देखिए लाभ का अनुपात पूछ रहा है, तो यानी हमें लाभ बताना है। तो लाभ बराबर होता है क्या है मेरे भाई? पूंजी गुणे समय। तो बस कुछ नहीं, यहाँ आप लिख लो पहले तीनों का, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इनके यहाँ देख रहे हैं कि पूंजी का अनुपात क्या है, तो यहाँ पूंजी लिख लो। फिर इसके बाद समय का अनुपात है, तो समय लिख लो। पूंजी का अनुपात क्या है? 3:5:9 की पूंजी लगी है और समय का अनुपात क्या है? 2:3:1 है बस। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे यही पूछ रहा है कि लाभ का अनुपात बताइए। तो लाभों का क्या होगा, यानी इनके बीच लाभ का रेशियो क्या होगा? तो आप जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे समय। तो कुछ नहीं, अब ए का लाभ क्या होगा? तो कुछ नहीं, ए का लाभ कैसे निकालेंगे? ए की पूंजी 3 लगी है, समय 2 है, तो बस ये हो गया रेशियो। अब ए की पूंजी 5 है, समय 3 है, तो गुणा कर दीजिए, पूंजी गुणे समय। अगर पूंजी गुणे समय और यहाँ पर भी कर देंगे। सी का पूंजी 9 है, समय 1 है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 दूना 6, 5 3 15, 9 1 9, कटने लाके काट दो आप, ये कटेगा 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 का 9। यानी इनके लाभ का अनुपात 2:5:3, यानी किसको लाभ ज़्यादा दिया जाएगा? बी को लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ लाभ का अनुपात बी का ज़्यादा दिख रहा है। कारण क्या है कि इसने पूंजी भी थोड़ी ज़्यादा लगाई है और समय भी ज़्यादा दी। इसने पूंजी तो ज़्यादा लगाई लेकिन समय कम लगाया। यहाँ पर देखना इसकी पूंजी भी, तो ये आप अनुपात के सहारे बता सकते हैं। जैसे इसमें कोई कहे कि किसकी पूंजी ज़्यादा है, तो पूंजी के हिसाब से सबसे ज़्यादा पूंजी सी की लगी है। समय सबसे ज़्यादा कौन दिया है? बी ने दिया है। और देख रहे हैं तो लाभ किसको सबसे ज़्यादा मिल रहा है? तो अब पूंजी गुणे समय के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका 15 आया है, यानी इसका फायदा 15, इसका 6, इसका 9। तो हम पूंजी में समय का गुणा करते हैं तो हमें जाके लाभ पता चलता है, तो वहाँ से पता चलता है किसका लाभ ज़्यादा। चलिए, तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम साधारण साझा से, तो ये आप समझ चुके कि इस पूरे टॉपिक के अंदर आप एक बात समझ में आ रही है कि जो पार्टनरशिप यानी साझेदारी का जो भी सवाल होता है, शायद देखिए कोई सा व्यवसाय होगा, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि उसमें पूंजी चाहिए और साथ में पूंजी होती है, तो वो पूंजी जब लगाते हैं तो समय देते ही हैं, और साथ में कोई भी धंधा या व्यवसाय किया जाता है तो लाभ के लिए किया जाता है। तो अब बार बार एक ही चीज़ देख रहे हैं कि लाभ का सीधा संबंध पूंजी से है, लाभ ही पूंजी है, और लाभ का सीधा संबंध समय से है। जो ज़्यादा समय के लिए पूंजी लगाएगा वो ज़्यादा लाभ पाएगा, जो जितनी ज़्यादा पूंजी लगाएगा उतना ही ज़्यादा लाभ पाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ समय समान होता है और यहाँ पे क्या समान होती है? पूंजी। पूंजी फिक्स बराबर हो, सेम हो, तो लाभ उसी को ज़्यादा दिया जाएगा जो ज़्यादा समय देगा। तो इन दोनों को जब मिलाया गया तो देखा गया कि भाई लाभ बराबर क्या आ रहा है? पूंजी गुणे समय। यहाँ से मेन फंडा ही इसका यही है, पूरे टॉपिक का जान यही है। जो ये समझ गया, सवालों में कोई दम नहीं। लाभ और एक चीज़ ध्यान देना है बस, ठीक है। अगर कोई पूंजी समान समय के, अब देखो पूरे साधारण साझा में सब समान समय के लिए पूंजी लगाएंगे, तो इसका मतलब लाभ बराबर क्या हो गया? लाभ बराबर आप देख रहे हैं पूंजी। जब समय समान है, मान लो समय सभी का सेम है, मान लीजिए सभी समय समान, समय सारे का 1 है, समय बराबर 1 कर दिया, तो लाभ बराबर क्या आ गया? पूंजी। यानी जो लाभ का अनुपात होगा, यानी जो लाभ का अनुपात होगा वह किसके बराबर होगा? पूंजी के अनुपात। यानी जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात मान लिया जाएगा, जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात मान लिया जाएगा। किस साझे में आप देख रहे हो? वो साझा कौन सा होगा? साधारण साझा। अब देखो साधारण साझा में क्या होता है, जो साधारण साझा है, साधारण
साझा का जो भी सवाल होगा उसमें उसकी पहचान यही होगी कि पूंजी समान, पूंजी यानी सभी पूंजी यानी सभी साझेदार पूंजी समान समय के लिए लगाते हैं। ध्यान देने की बात है कि सभी समान समय के लिए लगाएंगे, लेकिन पूंजी अलग अलग होगी। तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा, फिर लाभ को बांट लेंगे। आइए बस अब ज़्यादा देर न करते हुए, कह रहा है कि 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपया, 800 रुपया तथा 1000 रुपये लगाते हैं तथा उनको वर्ष के अंत में 480 रुपये लाभ हुआ। तो पहले व्यक्ति को कितना, देखिए 3 लोगों ने पूंजी लगा के कोई धंधा शुरू किया, एक 600, एक 800, एक 1000 रुपये लगाता है, लेकिन इनको वर्ष के अंत में, यानी इसका मतलब ये तय हो गया कि वर्ष के अंत में का मतलब कि सभी की पूंजी 1 साल के लिए लगी रही, यहाँ समय समान है, और एक वर्ष के अंत में 480 रुपये का फायदा हुआ। तो उसमें पहले व्यक्ति का लाभ कितना होगा। अब 480 रुपये का जो फायदा है, लाभ है, उसी लाभ को बताना है कि 480 में पहला व्यक्ति का लाभ क्या होगा। अब कुछ नहीं, तो आप पहले तीनों लोगों का, 3 व्यक्ति हैं तो आप तीनों का ABC कुछ नाम मान लीजिए। चलो ये है, ये B है, ये C है। अब इनकी जो पूंजी लगी है वो पूंजी लिख लो आप। पूंजी क्या लगी है, ये लगाया 600 रुपया, ये लगाया आपका 800 रुपया, ठीक है, इन्होंने 800 रुपये लगाया, और इन्होंने कितना लगाया मेरे भाई, 1000 रुपये लगाया, ठीक है। अब देखिए पूंजी है, तो अब यहाँ से पूंजी है, तो यहाँ से आप क्या काम करोगे, पूंजी के सहारे पूंजी का आप अनुपात बनाएंगे, यानी पूंजी है तो पूंजी का अनुपात बना लीजिए। तो इनकी पूंजी का अनुपात जैसे ही बनाएंगे, 600 संबंधे 800 संबंधे क्या हो जाएगा, 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो यहाँ थोड़ा सरल कर लो, तो 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 2। वास्तव में देखा जाए जो तीनों साझेदार हैं, इनकी जो पूंजी लगी है वो किस अनुपात में लगी है। देखो आपको पूंजी पता थी, आपने तीनों का अनुपात निकाल लिया, तो तीनों के पूंजी के लगे रहने का अनुपात मालूम हो गया। ऑलरेडी तीसरा व्यक्ति पूंजी ज़्यादा लगाया, आप देख रहे हो। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक चीज़ क्लियर हो गया कि सभी वर्ष समय समान है, समय बराबर सभी के लिए 1 वर्ष है। तो अगर यहाँ पे आप लाभ, अब देखो वैसे तो डायरेक्ट है, पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात, तो अब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना होगा, लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात निकालने का मतलब लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है। तो अगर आप 3 गुणे 1 करेंगे संबंधे 4 गुणे 1 करेंगे संबंधे 5 गुणे 1 करेंगे, तो वही ना अनुपात आएगा, 3 संबंधे 4 संबंधे 5। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब साधारण साझा होगा, सभी समान समय के लिए पूंजी लगाते हैं, तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का भी अनुपात होगा, यानी वही उनके लाभ का, जो जितना ज़्यादा पूंजी लगा है वो उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। तो अब आपने पूंजी के सहारे पूंजी का अनुपात निकाल लिया, तो अब यहाँ से आप लाभ का अनुपात निकाल लो। तो लाभ का अनुपात भी मैं बता ही दिया कि वही होगा, 3 संबंधे 4 संबंधे 5 ही होगा। अब जैसे कोई कहे कि भाई 480 रुपये को इस अनुपात में बंटवारा करना है, 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में बंटवारा करना है, तो ए को कितना मिलेगा। तो देखिए इसके 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो जैसे मान लीजिए ए का लाभ बताना है, तो सबसे पहले ए का लाभ आप लिख देंगे। तो ए का लाभ बताना, जिसका लाभ बताना होगा उसको आप लिख दीजिए, और कितना लाभ को, जो संपूर्ण लाभ है उसको लिखेंगे। पूरा जो लाभ धंधे में हुआ वो तो 480 रुपये का हुआ, वो लिख दीजिए। अब किसको देना है, किसका लाभ निकालना है, ए का लाभ। तो ए का जो अनुपात है वो लिखा जाता है, ए का क्या अनुपात है, 3 है। अब फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, अनुपाती योग निकाल देंगे, मतलब 3 धन 4 धन 5। तो ये जोड़ देंगे आप, 4 3 7 5 12 आ गया। तो यहाँ 12 कर देंगे, यानी अनुपात, ए का अनुपात बटा अनुपाती योग और कुल धन, कुल लाभ कहने का मतलब। तो जितना लाभ होगा कुल लाभ कर देंगे, जिसको देना होगा उसका अनुपात लिख देंगे बटा अनुपाती योग। 12 चौक 48 देख रहे हैं, 40 और 12 3 36, 360 रुपये। यानी उस 480 रुपये में सॉरी कहीं गलत हुआ है क्या, अभी देख लिया जाए। 4 3 7 5 12, तो ये 480 रुपये है ना, तो 12 चौक 48, 4 3 12, ओहो यहाँ पे 4 3 12 120 रुपये आएगा ना, सॉरी गलत हो रहा था यहाँ पे। तो 120 रुपये, यानी यहाँ से एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि यहाँ पर आप 120 रुपया। एक तरीका ये कि आप जो लाभ का अनुपात है आपने लिख दिया 3 संबंधे 4 संबंधे 5, यही न है लाभ का अनुपात, और लाभ बराबर लाभ, तो इसको योग कर दो, 3 धन 4 धन 5। अनुपात के हिसाब से लाभ क्या हो रहा है, 3 धन 4 धन 5, और प्रश्नानुसार वो लाभ क्या है, 480 है।
देखिए जो ये तीनों का लाभ का अनुपात है उसको यही मान लीजिए कि चलो ए को 3 रुपया मिलता है लाभ, बी को 4, सी को इतना, तो कुल लाभ क्या हो गया 4, 4, 3, 7, 5, 12, यानी 12 किसके बराबर 480 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 40 के, यानी एक का वैल्यू 40 आ गया। अब आपसे किसका लाभ पूछ रहा है, पहले का लाभ, तो एक का, अब इसका लाभ है कितना, जब एक का मान 40 है, जब एक का मान 40 है तो एक का लाभ क्या है 3 है ना, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 3 गुणे 40 यानी 4, 3, 12, 120, जैसे भी लगा लो, अब दोनों तरीका सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 3 साझेदार हैं, एक व्यवसाय में जो है 2000, 2500 और 1000 रुपये लगाते हैं और लाभ 880 रुपया होने पर अंतिम भागीदार का लाभ बताना। यानी ये कह रहा है कि 3 भाई जो है मान लो व्यापारी हैं, ABC हैं, एक ने 2000 रुपये की पूंजी लगाया, अगला व्यक्ति जो है वो 2500 की पूंजी लगाया और तीसरा जो है मात्र 1000 की पूंजी लगाया। इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पूंजी B की लगी है। अब देखिए यहाँ तो B को लाभ ज़्यादा मिलना चाहिए, एक बात तय है, और देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं समय का जिक्र नहीं है, इसका मतलब पूंजी जो है लगी है वो समान समय के लिए, सभी ने समान समय के लिए, जहाँ पे समय का कोई जिक्र नहीं है तो वो साधारण साझा है, समान समय, यानी सबने एक निश्चित समय के लिए पूंजी लगाई होगी। मान लीजिए उन्होंने 1 वर्ष के लिए ही अपना पार्टनरशिप ही किया था, तो उनको जो कुल लाभ मिल रहा है वो कुल लाभ दिया गया। एक चीज़ क्या दिया गया, आप कुल लाभ देख लो, तो आपको कुल लाभ पता है कि व्यवसाय में 880 रुपये का ही फायदा हुआ। तो इसमें कह रहा है कि भाई जो अंतिम भागीदार है C है, मान लीजिए उसको कितना फायदा देंगे आप 880 में, बस लग गया। तो ये तो पूंजी आपने लिख लिया। अब यहाँ से आप निकाल लो पूंजी के सहारे पूंजी का अनुपात, कि आखिरकार पूंजी का अनुपात क्या है। तो भाई 2000 रुपये इसका, 2500 इसका, 1000 रुपये इसका, 20, 20, 20 कट गया, यहाँ 5 से काटो, 5 चौक को 20, 5 25, 5 दूना 10, यानी देख रहे हो आप कि तीनों की पूंजी का अनुपात 4:5:2 है। तो अब इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, लाभ का अनुपात क्या होगा, लाभ का अनुपात भी वही हो जाएगा, वही होगा 4:5:2 ही होगा। कारण क्या है कि सभी ने पूंजी समान समय के लिए लगाई है। तो जब पूंजी समान समय के लिए लगती है तो जो पूंजी का यानी पूंजी ही लाभ के बराबर, क्योंकि देखो अब आप देख रहे हो, ये बार बार बता रहा हूँ कि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी अगुणे समय होता है। जब समय समान है तो लाभ ही पूंजी है ना। ठीक है, अब कुछ नहीं, ये लाभ का अनुपात हो गया। अब लाभ को लाभ के बराबर कर दो, तो लाभ का योग करो, मान लो यही लाभ हुआ, A को इतना मिला, B को इतना, C को इतना फायदा मिला, तो लाभ जोड़ो 4 धन 5 धन 2, और यह किसके बराबर हो जाएगा, पूरा लाभ 880 के। तो देखो 5 4 9 2 11, 11 बराबर क्या आ रहा है 880 आ रहा है, तो 11 8 88, एक का मान क्या हो गया 80। जब एक का वैल्यू 80 है तो अंतिम पायदान पर अंतिम व्यक्ति का लाभ पूछ रहा है, तो अंतिम का लाभ जब एक का मान 80 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा 2 गुणे 80 यानी कि 160 रुपये। तो 160 रुपये का इनको जो है, यानी लास्ट वाला सही है, 160 रुपये दिया जाएगा। और नहीं तो आप एक तरीका और आप लिख सकते हैं, या तो देखो लाभ बराबर लाभ से लगा लो, लाभ बराबर लाभ से लगाओगे तो यहाँ अनुपातों को जोड़ दो, लाभ का जो अनुपात है उसको जोड़ दो और कुल लाभ के बराबर कर दो। अब यहाँ एक का मान 80 आ गया, तो जिसका पूछे, मान लीजिए अगर कहता कि लास्ट वाले का तो यह 2 है, तो एक का मान 80 है तो 2 का मान ये हो जाएगा। मान लीजिए B का पूछता तो क्या करते आप, तो अगर एक का मान 80 के बराबर आया है तो 5 का मान क्या हो जाएगा 5 गुणे 80 यानी 8 5 40, 400 रुपये आ जाता। अगर मान लीजिए आपसे A का लाभ पूछता पहले वाले का, तो आप 4 का निकालते, तो 4 गुणे 80 करते यानी 8 चौक को, बस इन सभी को जोड़ देंगे तो आंसर आपका 880 ही आएगा लाभ। ठीक है, नहीं तो आप एक चीज़ और देख लो, तो फिर मैंने बताया कि लास्ट वाले को देना है यानी अंतिम वाले का लाभ बताना है, तो अंतिम लाभ क्या होगा, अंतिम व्यक्ति का लाभ, तो कुल लाभ क्या हो रहा है वो लिख लिया जाता है। सबसे अंतिम का पूछ रहा है तो उसका रेशियो 2 है, लिख लेंगे, बटा अनुपाती योग 5 4 9 2 11, तो वही चीज़ यहाँ से भी देखिए आएगी 160 रुपये। तो जो आपको समझ में आ जाए उससे आप कर लेना। यहाँ टोटल लाभ लिखते हैं, जिसका लाभ निकालना होता है उसका अनुपात लिखते हैं, बटा अनुपाती योग लिखते हैं, तो आ जाता है। ठीक है, यह भी समझ में आ गया। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो जो लास्ट प्रश्न है वहाँ पे कह रहा है कि ABC किसी कारोबार को 47,000 रुपये का अंशदान देते हैं। यदि A B से 7,000 रुपये अधिक और B C से 5,000 रुपये अधिक अनुदान देता है तो कुल लाभ 9400 रुपये होता है।
तो उसमें से बी का लाभ बताओ। ये कह रहा भाई जो तीनों व्यापारी हैं ना वो मिल करके जो पूंजी लगाए हैं वो टोटल यहाँ पे पूंजी, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग हटा है, तो टोटल पूंजी कितने इन्होंने मिलजुल के लगाया है, वो 47,000 रुपये लगा के तीनों ने धंधा शुरू कर दिया। लेकिन उनके बीच कुछ कंडीशन है, ए है देखो, बी है और सी है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो ए था ना वो बी से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाया, जो बी था ना 7,000, जो ए था ना यानी जो ए है ना, जो ए है वो बी से 7,000 रुपये ज़्यादा पूंजी लगाया है, और जो बी है ना वो सी से जो है 5,000 रुपये ज़्यादा पूंजी लगाया है। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि आखिरकार इसमें बी का लाभ बताना है और कुल लाभ दिया गया। देखो कुल पूंजी पता है और कुल लाभ भी पता है। कुल कितना लाभ होता है धंधे में ज़रा देखो आप, तो कुल धंधे में लाभ जो होता है वो होता है 9400 रुपया। तो देखिए 9400 रुपये में बी का फ़ायदा बताना है। जब तक हमें यहाँ तीनों के लाभ का अनुपात नहीं निकाल पाते हैं, हमें तीनों का लाभ का अनुपात पता रहेगा कि तीनों को के धन फायदे को किस अनुपात में बांटना है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमें कंडीशन दिया, तो चलो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि चलो भाई सी को सपोज दैट यक्स, यानी सी ने मान लो कि माना सी ने यक्स रुपया की पूंजी लगाई, तो इससे ज़्यादा बी लगाया है 5,000, मतलब ये कितना लगाया होगा आपका यक्स धन 5,000, और इससे 7,000 ज़्यादा ये लगाया कह रहा है, यानी 7,000 और 5,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12,000। तो ये आप मान रहे हैं कि चलो माना तीसरे आदमी ने यक्स रुपये की पूंजी लगाई, सी यक्स का लगाता है तो उससे 5,000 ज़्यादा ये लगाएगा, यानी बी एक्स प्लस 5 यक्स प्लस 5,000 हो गया, और इससे भी 7,000 ज़्यादा, यानी 5,000 में 7,000 जोड़ेंगे तो 12,000। अब देखो तीनों का आपने पूंजी मान लिया, तो अब तीनों की पूंजी मानने से है, लेकिन कुल पूंजी लगी कितनी है 47,000। तो यही ना कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लगा है 47,000। तो अब आप ए ने क्या लगाया, यक धन 12,000 लगाया, बी ने क्या लगाया, यक धन 5,000 लगाया, सी ने क्या लगाया, यक्स लगाया, बराबर क्या कर दो आप 47,000 कर दो। अब यहाँ 3 बार यक्स आया है, यक्स 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 3 यक्स, और ये देख रहे हैं 12 और में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जा रहा है आपका 12,000, ये 5,000, ये 17,000 रुपये आ जा रहा है। अब ये 47,000 रुपये, 47,000 से 17,000 जैसे ही आप घटाएंगे तो 3 यक्स बराबर आप देख रहे हैं कि आपका घटा दीजिए यहाँ पे तो 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 आ जाएगा, तो 30,000 रुपये घटाने पे आएगा, तो यक्स का मान कितना आ गया मेरे भाई 10,000 रुपये। यक्स क्या माने हैं, यक्स जो है सी की पूंजी, इसका मतलब जो सी था उसने धंधे में कितना रुपया लगाया था 10,000, तो आप लिख दो 10,000। इसका मतलब ये बी ने क्या लगाया था, इससे 5,000 ज़्यादा लगाया था, तो 10 5 ये कितना लगाया था 15,000, और ये ए ने क्या पूंजी लगाया होगा, तो ये इससे 7,000 ज़्यादा लगाया, इसका मतलब ये 7,000 जोड़ दीजिए 22,000। तो अब आप तीनों की पूंजी निकल गई, तो अब आप जो है इनकी पूंजी का यानी ए बी सी की आप तुरंत निकाल लो पूंजी का अनुपात। अब देखो यहाँ समय का कहीं जिक्र नहीं है, सभी ने समान समय के लिए पूंजी लगाई है, ठीक है ना। तो यहाँ जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का। तो देखो पूंजी का अनुपात ए ने कितना लगाया मेरे भाई, पता चल गया 22,000 लगा दिया, बी ने कितना लगा दिया था 15,000 लगा दिया, सी ने कितना लगा दिया था 10,000 लगा दिया था। अब ये शून्य से शून्य आप सब काट दो, 3 0 3 0। अब देखो आ गया 22 संबंधे 15 संबंधे 10, इसी के अनुपात में इनकी पूंजी लगी है। तो अब आप एक काम करो, तो बस लाभ दिया ही है, अब पूंजी का अनुपात ये है तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, आप निकाल लो लाभ का अनुपात तीनों के। तो तीनों के जो लाभ का अनुपात होगा वो 22 संबंधे 15 संबंधे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये लाभ का अनुपात हो गया तो लाभ बराबर लाभ कर दो, तो लाभ जोड़ो आप, तो जैसे ही जोड़ोगे आप तो ये देखो 25 होगा, 25 आपका देखो 25 और आपका 22 जोड़ 47, सॉरी, तो ये देख रहे हैं इसको जोड़ोगे आप, यानी आप लाभों के बारे में, यानी लाभ क्या हो रहा है, ए का लाभ 22 मान लो, बी का लाभ 15, सी का लाभ 10, और ये टोटल 47,000 पूंजी लगी, ये सॉरी 9400। लाभ क्या हो रहा है, लाभ 9400 का हुआ है ना, 9400 को बांटना है ना, तो ये आप जोड़ रहे हैं तो 47 आ रहा है, 47 बराबर 9400, तो 47 का डबल 94 होता है, यानी 1 बराबर कितना आ गया 200, 1 बराबर 200। जब 1 की वैल्यू 200 है, अब आपसे पूछ क्या रहा था यहाँ पे बी का लाभ, तो देखिए बी का लाभ क्या होगा,
तो यहाँ लाभ बी का 15 है, ध्यान देना आप। तो बी का लाभ 15 है, तो बस कुछ नहीं, बी का लाभ बताना है। तो बी का लाभ बराबर, जब 1 का मान 200 है तो 1 बराबर 200 है, तो 15 का मान क्या होगा, 15 में 200 का गुणा कर देंगे, 15 दूना 30 यानी 3000, 15 दूना 3000 रुपये। यानी इस 9400 रुपये में जो बी को लाभ मिलेगा वो 3000 रुपये। ऐसे ही किसी का भी लाभ पूछेगा तो आप बता देंगे। या इस सवाल को अगर आप अनुपाती योग से लगाते तो क्या करते, कुछ नहीं। अब आप देख लो, बी का लाभ बताना है तो लिख दो बी का लाभ। कुल कितने लाभ हुए हैं, कुल टोटल जो धंधे में लाभ हुआ है वो 9400 का हुआ है, वो लिख दो आप। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि 9400 टोटल लाभ हुआ है। अब बी का पूछा तो बी का लाभ है कितना, देखो लाभ का अनुपात बी का 15 है, तो इसका अनुपात 15 है। लेकिन अनुपाती योग जब निकाल रहे हैं, जोड़ रहे हैं तीनों का, तो वो कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। 47 से 2 बार में कट गया 200, और ये 15 का जैसे गुणा करेंगे 3000 रुपये। तो या तो ऐसे कर लिया करो, या तो आप इनका लाभ बराबर लाभ निकाल लो। तो लाभ क्या है, यही है 22 धन 15 धन 10, यही लाभ है। और लाभ के बराबर कर दो 94, ये 47 बराबर 9400 हो गया, यानी 1 बराबर 200 हो गया। जब 1 का मान 200 है तो यहाँ 22 का मान 22 गुणे 200 कर देंगे। अगर ए का लाभ पूछेगा तो 22 गुणे 200, बी का लाभ पूछेगा तो 15 गुणे 200, और सी का लाभ पूछेगा तो 10 गुणे 200। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है साधारण साझा। तो साधारण साझा से संबंधित अब कुछ थोड़ा जटिल साझा से संबंधित अनुपात वाले क्वेश्चनों पे मैंने चर्चा इस वीडियो में कर दी, और अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जो दूसरा वीडियो साझा को लेके आएंगे वो जटिल साझे पे होगा। तो देखो एक चीज़ बार बार ध्यान दो आप कि ये जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पूंजी को लगा करके किसी धंधा या व्यवसाय को शुरू करते हैं तो वही हमारा साझा कहलाता है, वही साझेदारी होती है, और जो व्यक्ति उसमें भाग लेते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। तो लेकिन कोई भी धंधा या व्यवसाय शुरू होता है तो मेन है पूंजी, उसके बाद दिया गया समय, और उसके बाद होने वाला लाभ। सभी लाभ के लिए धंधा करते हैं। तो जो लाभ के बारे में देखा गया कि लाभ का पूंजी से डायरेक्ट संबंध है, और इसी लाभ का समय से डायरेक्ट संबंध है। तो देखा गया कि लाभ बराबर क्या आ गया, पूंजी गुणे समय आ गया। यानी लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, या पूंजी पूछेगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका लाभ बटा समय हो जाएगा। और अगर आपका समय पूछेगा तो क्या हो जाएगा, समय अगर निकालना है तो लाभ में पूंजी से भाग देंगे। ये एक के सहारे ये 2 आपके बनते हैं। पूरा इसी का खेला है, चाहे जटिल साझा हो चाहे कोई। और जब साधारण साझा होता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ। क्यों, क्योंकि समय जब फिक्स हो जाएगा, समय नियत रहेगा, समय से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो लाभ का अनुपात ही डायरेक्ट पूंजी का अनुपात माना जाता है। जो लाभ का इसमें देख रहे हैं, जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात है, और लाभ बराबर लाभ निकाल लेना है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।